गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टोटल वित्तीय नीतियां हैं वो सारी की सारी वित्तीय नीतियां जो हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा, IMF के द्वारा और WTO के द्वारा गवर्नेंस जैसा वो कहते हैं ऐसा करते हैं। इसलिए पूरा का पूरा खेल यह है कि किसान के पास से लैंड ट्रांसफ़र होकर के कॉर्पोरेट हाउसेज को चली जाए और वो लार्ज स्केल पर खेती करें, जो अमेरिका में हो चुका है, जो यूरोप के कई देशों में हो चुका है, ये ऑलरेडी हो गया है। अब वो यहाँ भी ये करना चाहते हैं। सर, पार्टी तो ये कह रही है कि 400 पार इस बार, चाहे आप किसान वहाँ बैठ जाएं दिल्ली में जाके और चाहे आप इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर लें, उन्होंने पहले से ये डिसाइड कर दिया है। लोकतंत्र में एक चीज़ ये हो गई है कि हम 370 के ऊपर हैं और इंडिया जो है 400 के ऊपर है। अब ये जो 2 दिन से मुद्दे बने और 3 दिन पहले से 4 दिन पहले से किसान बैठ गए हैं, उसको लेके क्या आपको लगता है कि ये मुद्दे उतने सीरियस हैं कि नहीं है? क्योंकि सरकार की तरफ से तो कोई ऐसी बात आ नहीं, सरकार तो पूंजीपतियों का काम कर रही है, वो किसानों की बात नहीं कर रही है। तो सरकार ऐसे काम नहीं करेगी। और सरकार जो 400 का पार करना रहा है उससे परेशान है। वो सिर्फ लोगों को बता रही है, बहका रही है। अगर 400 के पार होती तो किसानों की बात सुन लेती। हेमंत सोरेन को जेल में क्यों भेजती? ये जो लोगों को खरीद रही है ये भारत रत्न दे के, उससे वो सरकार परेशान है। वो मुतमईन नहीं है कि वो 400 के पार जाएगी। वो डरी हुई है। वो इंडिया गठबंधन से अभी भी डरी हुई है, क्योंकि साउथ इंडिया उससे बाहर है, ईस्ट इंडिया उससे बाहर है। तो कहाँ से 400 लाएगी? ये सिर्फ जनता को बहकाने के लिए, उसको गुमराह करने के लिए और अपने को सत्ता में बनाए रखने के लिए और मेन मुद्दों से, जो जनता के कल्याणकारी मुद्दे हैं, उनसे ध्यान हटाने के लिए ऐसी बात कही जा रही है। सरकार 400 पार करने नहीं जा रही है, वो डरी हुई है। इंडिया गठबंधन को तोड़ने की जो बात की जा रही है, अब उसमें बहुत सफल दिख रही है बीजेपी। RLD के आप लोग, जब किसान आंदोलन हुआ तो एक पार्टी के तौर पर मैंने देखा बहुत बड़ी तादाद वकीलों की थी जो लोग किसान संगठन को सपोर्ट कर रहे थे और RLD को भी सपोर्ट कर रहे थे। अब RLD के बारे में क्या माहौल है? अब ये देखा जा रहा है कि क्या माननीय चौधरी चरण सिंह को इतने दिन बाद देना, और वो भी इलेक्शन के वक्त पे देना, वो सिर्फ कहीं ना कहीं लॉलीपॉप दिया गया है चौधरी जयंत सिंह को। और उनको लॉलीपॉप ये दे करके कि भाई हम आपको राज्यसभा भी दे देंगे या लोकसभा में पहुंचा देंगे, और उनका संगठन ही तोड़ दिया गया। लेकिन जो रिएक्शन है पब्लिक का, वो आप देखिए, हम तो टीवी पे न्यूज़ पे कभी कभी देखते रहते हैं। उन लोगों का कहना है इससे ही तो लॉलीपॉप दिया गया है, लेकिन एक पदलोलुपता के तहत, और ये भारत रत्न दिया है। इससे हमारे भारत रत्न की भी जो एक गरिमा थी, उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंच रही है। लेकिन जयंत चौधरी की जब बात करते हैं, पॉलिटिक्स में इतने दिन से हैं, उन्होंने अपने पिता को देखा, दादा इतने दिन किसानों की पॉलिटिक्स करते रहे। अब RLD क्या अबोध बच्चे तो हैं नहीं कि उनको लॉलीपॉप दे दिया गया, बीजेपी ने दे दिया या किसी और पार्टी ने दे दिया? कुछ तो फैसला किया होगा। क्या सोच के किया, क्या बेनिफिट होगा? जयंत ने फैसला जो किया उसको पब्लिक किस तरह से सोच रही है कि उनको क्या बेनिफिट? अरे पब्लिक तो सोचिएगा कि उसने ये गलत किया है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। अगर चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे या न दे, चौधरी चरण सिंह तो चौधरी चरण सिंह ही रहेगा। और बीजेपी, चौधरी चरण सिंह की जो कृषि नीति थी, उस कृषि नीति में बीजेपी का कहीं से कहीं तक यकीन नहीं है। जो वर्तमान शासक वर्ग है, चाहे प्रदेश का हो और चाहे देश का हो, वो कोई उसकी बात फॉलो नहीं करते। तो जिसको ये पता नहीं है कि मेरे बाबा ने क्या किया है और वो ये सब करने लगे तो बिट्रेयल है। ही हैज़ बिट्रेड द पेजेंट्री, ही हैज़ बिट्रेड द। किसानों की बात की जाती है, स्वामीनाथन जो है उनको दे दिया गया भारत रत्न। बहुत बड़ी शख्सियत थे और खाद्य की जो क्रांति उसके जनक माने जाते हैं। लेकिन स्वामीनाथन जो कमीशन की जो रिपोर्ट है, जो रिकमेंडेशंस हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा। इधर से रिकमेंडेशन जो ये है कि C2+50, इसका माने क्या है? इसका माने कि जो इनपुट आता है एग्रीकल्चर में, यानी कि खेती करने में, वो इनपुट C2 के अंदर उसकी जो लेबर है वो, और प्लस लैंड का किराया, मान लिया 8,000 रुपये बीघा, 7,000 रुपये बीघा चला, प्लस वो, और प्लस 50% बेनिफिट उस पर लाभांश। तब ये है C2+50, ये रिकमेंडेशन है। उस रिकमेंडेशन को जो है वर्तमान सरकार ने अपने घोषणा पत्र में भी लिखा कि हम इसको लागू करेंगे। जब वो सरकार में उसके बीच में भी जब वो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, तब वो बाकायदा इसकी मांग करते रहे कि आप इसको लागू करिए तुरंत। उन्होंने ज्ञापन भी दिया किसको? मनमोहन सिंह सरकार को। और जब वो जीत करके आ गए, जब फिर मांग की सुप्रीम कोर्ट में किसी ने पिटीशन डाला, तो वकील लोगों को पता होगी, और उस पिटीशन में इन्होंने दे दिया कि वी आर नॉट इन ए पोजीशन टू इम्प्लीमेंट दिस रिकमेंडेशन, दिस डिड इट। तो वो क्यों कमीशन बनाए जाते हैं, क्यों कमेटियां गठित की जाती हैं? रिकमेंडेशन आप अगर ले रहे हैं, सब नहीं करते ऐसा, करने वाले करेंगे भी।
ऐसा थोड़ा ही है, बहुत पहले कमेटियाँ बनती थी, काम होते थे। लेकिन 2020 में जब किसान बैठे बॉर्डर पे तो काले कानून वापस भी हुए और उन्होंने कहा कि पता नहीं कहाँ कमी रह गई उनकी कोई साधना में, तो अब वापस नहीं हुए। हाँ, सस्पेंड है वापस तो ये तो धोखे वाली बात होगी। हो भैया, ये जो वर्तमान सरकार है ये वर्ल्ड बैंक से, WTO से, IMF से गवर्न होती है। यानी कि हम इसको कहते हैं विश्व की जो वित्तीय व्यवस्था, उससे ये जो है संचालित होती है। उनका कहना ये कि भारत के जो किसान है ये जो कोई काम नहीं कर रहे हैं ठीक से, ये खेती को आप कर नहीं सकते हैं, इसलिए इसका कॉर्पोरेटाइजेशन कर दीजिए। और कॉर्पोरेटाइजेशन करने के लिए वो कानून लाए गए थे और वही सारी की सारी नीति है। इसमें मोदी की बात नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टोटल वित्तीय नीतियाँ हैं वो सारी की सारी वित्तीय नीतियाँ जो हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा, IMF के द्वारा और WTO के द्वारा गवर्नेंस जैसा वो कहते हैं ऐसा करते हैं। इसलिए पूरा का पूरा खेल यह है कि किसान के पास से लैंड ट्रांसफ़र होकर के कॉर्पोरेट हाउसेज को चली जाए और वो लार्ज स्केल पर खेती करें, जो अमेरिका में हो चुका है, जो यूरोप के कई देशों में हो चुका है, ये ऑलरेडी हो गया है। अब वो यहाँ भी ये करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ करने में यहाँ करने में एक फ़र्क है। ये फ़र्क समझ लो, वहाँ ये फ़र्क है कि वहाँ किसान के पास अगर ज़मीन नहीं रह थी तो वहाँ पर इतना रोज़गार था कि लोगों को रोज़गार मिल सकता था, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइज कंट्री थे। यहाँ ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री है नहीं। इंडस्ट्री तो है लेकिन रोज़गार की अपॉर्चुनिटी इतनी कम है, तो क्या होंगे फिर? गांव से चले आएंगे या उनके ट्रैक्टर चलाएंगे, उनकी मशीनें चलाएंगे, उनके लिए खेतों में काम करेंगे, ये मालिक बन जाएंगे। बाकी और फील्ड में भी हो रहा है, बाकी प्राकृतिक गैर प्राकृतिक सभी रिसोर्सेज पर वो अपना काबिज होते जा रहे हैं। वहाँ से जो बेंगलोर से ना कि लोग या मद्रास या चेन्नई से आने में तो कितना दूर है, यहाँ तो दिल्ली नज़दीक अपना, इसलिए दिखाई देंगे आप लोग कवरेज ऐसा करते हैं। किसान स्ट्रगल जो है, पेजेंट्री का स्ट्रगल तो सब जगह हो रहा है, ऑल ओवर कंट्री हो रहा है। ये पॉलिसी तो ऑल ओवर कंट्री है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो ये तो आप कह नहीं सकते कि वो नहीं कर रहे हैं। वो भी मांग करते रहते हैं जगह जगह, वहाँ भी इस तरह के प्रदर्शन जमा। तो दिल्ली आने की दिक्कत आप समझते हैं, ज्योग्राफिकली प्रॉब्लम है ना कि इतनी दूर से 3000 किलोमीटर चल के। यही बात गलत है, क्योंकि अभी आपने देखा, अभी 4 दिन पहले कर्नाटक सरकार आई, कर्नाटक की जनता आई, और अभी केरल सरकार वहाँ पे धरना देके गई, MLA MP पूरी सरकार, और कांग्रेस के लोग भी थे उसमें, और उसमें जम्मू कश्मीर के जो नेता है वो भी शामिल थे, कर्नाटक के लोग भी शामिल थे, तमिलनाडु के लोग भी शामिल थे। तो उसमें सारी जनता विरोध कर रही है, सारी जनता मांग रही है कि हमें अपना काम करने दो, हमें वो पैसा दो। तो ये बात गलत है कि इसमें जनता शामिल है, जनता पूरी शामिल है। बस ये एक जन की, देखिए हर कोई किसानों के साथ है, क्योंकि इससे आम जनता भी इफेक्टेड है। यूरिया के हर चीज़ का रेट बढ़ चुका है, सबको पता है। आप एक साबुन भी देख लीजिए, जो 100 ग्राम का साबुन था वो 75 ग्राम का रह गया है रेट के। उसमें बिस्किट का पैकेट देख लीजिए, जहाँ 10 बिस्किट आते थे वहाँ 5 बिस्किट रह गए पैकेट में। और इस टाइम डेमोक्रेसी को कुचला जा रहा है। और डेमोक्रेटिक कंट्री में जैसे आपने बताया कि बैरोकेटिंग वगैरह करी हुई है, अगर ये डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्री है तो क्या जरूरत है इन बैरोकेटिंग की? आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज एवरीवन हैज राइट टू स्पीक अबाउट हिमसेल्फ एंड पुट हिज एजिटेशंस. No, I will not say protest, put his grievances and agitations. We are not against the government, but we are against the policies which have been implemented just to only help some big industrial houses. Now you see what they want to do. They have taken up the big godams in the small villages. There they are storing. And what about the अनाज जो आप कहते हैं जिसको, कि आम आदमी को आज गेहूँ किस कीमत पे मिल रहा है? अगर सरकार इतना ही कर रही है तो गेहूँ का दाम कम क्यों नहीं हो रहा? आप देख लीजिए चावल का दाम कम क्यों नहीं हो रहा? इतना हमारा उत्पादन है, हम बाहर की कंट्री से क्यों एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन चीज़ों को जो हमें हम एक्सपोर्ट करना चाहिए तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें क्यों इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है दालों वगैरह को? आप देखिए जो अपनी देसी दाल है उसको हम नहीं कर रहे हैं, जो हमारा देसी खाना है उसको नहीं कर रहे। चावल आप देख लीजिए, प्लास्टिक का चावल मार्केट में क्यों है? प्लास्टिक का चावल मार्केट में क्योंकि किसान को उसकी जो लागत है वो भी नहीं मिल पा रही, तो मजबूर है। आप देखिए क्या सब्जियों के दाम देख लीजिए, सीजनल सब्जी आपको पता है क्या रेट होती थी और आज देख लीजिए क्या दाम है सीजनल सब्जी का। क्या आपको मिल पा रहा है? वो क्यों नहीं मिल पा रहा है? इसीलिए क्योंकि बिग कॉर्पोरेट कंपनीज़ ने अपने मॉल बना लिए, स्मॉल कंसर्न में उन्होंने फिक्स कर दिया रेट। जो चीज़ पहले किलो में मिलती थी वो दर्जन में मिलने लगी, आने वाले समय में पर पीस मिलने लगेगी। इसलिए आम आदमी को जागरूक होना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, अपने कर्तव्यों को और मांगों को उठाना पड़ेगा। इतना प्रोटेस्ट जो है वो सफिशिएंट है, जरूरी है? एक मिनट, मैं उधर आ रहा हूँ। तो क्या लगता है आपको कि इतना प्रोटेस्ट जो है वो ज़रूरी है या इस और बड़े पैमाने पे निकलना सामने आना? नहीं, देखिए अगर हम ये मान रहे हैं कि प्रोटेस्ट बहुत लिमिटेड है, ये लिमिटेड नहीं रहेगा, ये एक्सपेंड करेगा काफ़ी। और इसमें बाकी सभी लोग जुड़ेंगे क्योंकि अभी धीरे धीरे मूवमेंट शुरू हुआ है और सरकार ने जिस तरह की तैयारी करी है कि भाई दिल्ली ना आए लोग। मेन अप्रोच ये है कि भाई दिल्ली जाएंगे तो उसका जो है इंटरनेशनल कवरेज होगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी। अभी भी चल रहा है इंटरनेशनल कवरेज, ऐसी बात नहीं है। और गवर्नमेंट जो है इसीलिए लगातार जो है डायलॉग में भी आई हुई है। अभी रात जो डायलॉग हुआ है वो रात 1:30 बजे तक चला, जहाँ तक जानकारी हुई है। फिर संडे का भी उन्होंने रखा है। और एक्सपेंड तो होगा ये बिल्कुल, क्योंकि आज जो जिस तरीके से ये ग्रामीण भारत बंद रखा गया है और कल भी बहुत सारी मीटिंग्स हैं, धीरे धीरे सभी लोग जो है यूनाइट होंगे इसमें। चारों जो मेरी जानकारी में तो यहाँ तक भी आया है कि जो लोग अभी बीच में दिल्ली कॉल करी गई थी 13 तारीख की और मध्य प्रदेश वगैरह से, राजस्थान वगैरह से आए तो उन्हें जबरन ट्रेनों में उतारा गया, उनको रिकॉग्नाइज़ किया गया है। और दिल्ली अगर हम लोग भी जा रहे हैं यहाँ से तो गाजीपुर बॉर्डर पे या दूसरी जगह बाकायदा गाड़ी चेक करके पूछा जा रहा है भाई आप किसान तो नहीं हो, ये नहीं है। तो परेशानियाँ तो हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने इसका सोल्यूशन जल्दी नहीं निकाला
और क्योंकि किसानों की एक फ्री मांग नहीं है। मांग क्या है कि वो तो प्राइम मिनिस्टर को वो चीज़ याद दिला रहे हैं कि भाई आपने क्या कहा था कि हम इसको जो है अभी थोड़ा ड्रॉप कर लेते हैं, उसके बाद में वो करेंगे। उस पर उन्होंने अमल नहीं किया, वो तो उनकी वादे याद दिलाने के लिए आ रहे हैं। तो मेरी राय तो ये है कि ये एक्सपेंड करेगा और ज़्यादा पैमाने पर जाएगा। भैया क्या लगता है कि जब हम मुद्दों की बात करते हैं तो बहुत मुखर होकर आ जाते हैं, लेकिन जब आप जाते हैं वोट देने के लिए, वोट कास्ट करने के लिए, तो एक बड़ी तादाद ऐसी होती है जिसके जहन में सिर्फ जो है कम्युनल वो माइंडसेट होता है और वो जाके उन चीज़ों को वहाँ पे जाके सारे मुद्दे भूल जाते हैं और फिर वोट कास्ट करते हैं। देखिए होता क्या है, जो चीज़ें मतलब वोट कास्ट करने के लिए सबसे पहले वोटर को ये देखना होता है कि समाज में चल क्या रहा है। उसके लिए सबसे पहले जो सूचना के तंत्र हैं, जिससे सूचना समाज में जानी चाहिए कि विपक्ष क्या कर रहा है, पक्ष ही नहीं विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष की सूचनाएं, विपक्ष की घोषणाएं, विपक्ष के करे गए जो सारे कार्यक्रम हैं और जो इस समय संघर्ष है सड़क का, वो लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। एक ही चीज़ जब दिमाग में हमेशा घूमती रहेगी 100 बार किसी झूठ को बोलोगे तो वो भी सच लगने लगता है। इस तरीके से कभी कभी होता है कि 2 बार वोट लोगों ने डाल दिए, लेकिन इस बार जो किसानों ने संघर्ष शुरू किया है और शंभू बॉर्डर पर जो इस समय संघर्ष चल रहा है, रात को सोते हुए किसानों पर जो अत्याचार हो रहा है वो भी लोगों तक पहुँच गया, लेकिन वो पहुँचा किसानों के संघर्ष है। आज जो पहुँच गया है उसका रिएक्शन ये है कि आज 3-3, 4-4 मंत्री चंडीगढ़ में किसानों से वार्ता कर रहे हैं। 3 दिन हो गए वार्ता करते हुए, रोज़ वार्ता कर रहे हैं और अभी फिलहाल वो किसान आंदोलन भी इसीलिए रुका हुआ है कि वार्ता चल रही है। वार्ता में सिर्फ एक ही बात है, उन्हें एमएसपी का मांग पूरी चाहिए। अगर एमएसपी नहीं मांगते हैं, वो नहीं देती है एमएसपी सरकार, तो 100% संघर्ष आगे बढ़ेगा। और हम संघर्ष में वकील लोग, क्योंकि हम सबसे अग्रणी हैं और विद्वान हमारे नाम के पीछे लगता है, तो हम सभी चाहते हैं कि भाई किसानों को जो है एमएसपी मिले और उनके उसी के लिए आज हम यहाँ प्रोटेस्ट करना आए थे और अपना ज्ञापन देने डीएम साहब को आए थे। हमारी मांग है कि किसानों को जितने भी एमएसपी पे रेट जो उनकी मांगे हैं वो सारी पूरी की जाए सरकार से, हमारी ये मांग है हमारी।